नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट किसको कहते हैं? ये टर्म किसके लिए यूज होती है इकोनॉमी में? जैसे रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं क्या? सिंपल प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी में डीलिंग करते हैं। अब चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो इसमें, वो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, ठीक है। चाहे वो बनवा रहे हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो, मतलब प्रॉपर्टी के धंधे में इन्वॉल्व है वो होते हैं रियल एस्टेट, ठीक है। या रियल एस्टेट के अंदर जो भी पर्सन इन्वॉल्व है। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि प्रॉपर्टी के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जहाँ पर भी नई नई सोसाइटीज़ वगैरह जो बनती हैं, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, कभी मतलब लेक्चर के बियॉन्ड कभी मैं बताऊंगा रियल एस्टेट के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करी जाती है। अब आपको प्रॉपर्टी और गोल्ड तो पता ही है, सबसे सेफ चीज़ होती है किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी रीजन के अंदर। गोल्ड तो चलो आप जानते हो 100 तरीके से, फिजिकल भी खरीद लो या जो भी खरीद लो, लेकिन अब आप पूरे का पूरा गुरुग्राम या पूरे के पूरे नोएडा को नहीं खरीद सकते। आप कभी भी पूरे के पूरे खरीद सकते हो, भगवान करे खरीद लो, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि अभी आप इंडिपेंडेंटली अभी नहीं खरीद सकते। आपके पूरे के पूरे आप सेक्टर को खरीद लो या जो भी कर लो, तो आप ये कहो कि सर अगर मेरे पास कुछ अमाउंट है, अगर मेरे पास 500 रुपये 600 रुपये, तो क्या मैं प्रॉपर्टी में लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हो, मैं आपको बताऊंगा उसका तरीका। और वो श्योर शॉट आपका रिटर्न होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आज नहीं बढ़ेगा तो कल बढ़ेगा, कल नहीं बढ़ेगा तो 2025 में बढ़ेगा, 2025 में नहीं बढ़ेगा तो 2023 में बढ़ेगा। प्रॉपर्टी की कीमत तो बढ़ती ही है टाइम के साथ, इन्फ्लेशन के साथ साथ प्रॉपर्टी और गोल्ड जो है वो बिल्कुल पैरेलल चलते हैं, ठीक है। तो इट्स फंक्शनिंग इज सिमिलर टू डेट ऑफ द म्यूचुअल फंड, जहाँ पर एक ट्रस्ट या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। एंड म्यूचुअल फंड में भी यही होता था कि वो आपके मनी को पूल करती थी। आपको कुछ चार्ट्स नहीं देखने हैं, आपको कुछ सर्च नहीं करनी है, दिमाग की कोई माथापच्ची नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इट पूल्स अ सम ऑफ मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स। आपने यहाँ पर पैसे दिए टू इन्वेस्ट इन फिजिकल रियल एस्टेट एसेट्स। जो रेंट जो आता है रियल एस्टेट एजेंट्स को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर्स इन्वेस्टर्स। एंड अगर एसेट की वैल्यू, जो भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू एप्रिशिएट करती है, यानी कि वो ऊपर बढ़ती है, आप पैसा नहीं निकाल रहे हो, वो प्रॉपर्टी की बढ़ती जा रही है, तो ये आपके जो रियल एस्टेट के जो एनएवीज होते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था, ये रहा नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। जो कि जैसे म्यूचुअल फंड के केस में क्या रिफ्लेक्ट करती है, करंट मार्केट वैल्यू। यहाँ पर जो कहाँ गया आपका ये, हाँ, जो यहाँ पर आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के कंटेक्स्ट में जो बात चल रही है नेट एसेट वैल्यू की, कोई भी जो प्रॉपर्टी के अंदर अगर इजाफा होगा, उसके रेट अगर जो बढ़ेंगे, तो इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रिसेंटली एम्बेसी ग्रुप एंड ब्लैकस्टोन दे लॉन्च द फर्स्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपना पैसा, बताओ। बिल्कुल जनता के लिए यही है। और इससे क्या होगा, इकॉनमी बूस्ट होगी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के टर्म्स में? बिल्कुल होगी, ठीक है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कैन बी पब्लिकली ट्रेडेड ऑन मेजर एक्सचेंजेस, ठीक है, जो कि पब्लिकली लिस्टेड हो, लेकिन वो लिस्टेड ना हो, प्राइवेट हो। तो दो तरह के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं। एक होता है इक्विटी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और एक होता है मॉर्गेज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो यहाँ पर भी अगर अब जैसे यहाँ पर इक्विटी वाली बात हो गई है, तो यानी कि कुछ शेयर्स हो सकते हैं इसके, है ना, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड स्टॉक्स हो सकते हैं। तो मेजर एक्सचेंजेस पर जो कि पब्लिकली लिस्टेड तो हो, लेकिन नॉन लिस्टेड हो, वो प्राइवेट हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, प्राइवेट हो उसका मतलब क्या, नॉन लिस्टेड हो, वो स्टॉक मार्केट में आपको ना मिले, ठीक है, और प्राइवेटली आप उनका खरीदना बेचना कर सको, ठीक है। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तरह ही है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट तो हो ही रहा है, एंड म्यूचुअल फंड की तरह ही है। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है आपकी, इट गोज टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। क्या ये अच्छी चीज़ है इन्वेस्ट करना यहाँ पर पैसा, बताओ? बिल्कुल यार, लॉन्ग टर्म के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बन रहा है तो रिकवरी के लिए जो पैसा है, अगर जैसे हाईवे बनता है, मैंने आपको बताया भी था, लंबे समय के अंदर सरकार का जो पैसा अपनी जेब से लगता है, लेकिन फिर भी टोल टैक्स वगैरह को कलेक्ट कर, है ना, और फीस एंड फाइन्स को कलेक्ट कर ये रिकवरी होती रहती है, और फिर बाद में सरकार के पास प्रॉफिट आने लग जाता है। इट हेल्प्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग
एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज फॉर द इन्वेस्टर्स, कि मतलब आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, शेयर्स, गोल्ड, सिल्वर, इन सब के अलावा आप अपने पैसे को और कहाँ डाइवर्सिफाई कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं ETF की, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। अगर आपको म्यूचुअल फंड वगैरह ज़्यादा समझ में नहीं आते ना, आप कुछ मत करो, यहाँ जाओ, होम पेज पे जाओ, ये रहा आपका ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। क्या क्या दिख रहा है आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर? आप कहाँ का अपना पैसा लगा सकते हो? इंडेक्स के अंदर लगा सकते हो। अब इंडेक्स में निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी नहीं होता, बाकी अलग अलग कंपनीज ने अपने इंडेक्स बना रखे होते हैं, वो उनमें लगा सकते हो। यहाँ पर बॉन्ड भी है, तो बॉन्ड निकले हुए हैं किसी के क्या? हाँ जी, बड़े सारे बॉन्ड हैं, ठीक है। उसके बाद गोल्ड है, हाँ बड़े सारे गोल्ड की कंपनीज भी हैं जिन्होंने गोल्ड के अंदर आपका वो पैसा लगवा सकती हैं। और ग्लोबल कंपनीज भी हैं कुछ, बिल्कुल हैं, ग्लोबल कंपनीज भी हैं। मोतीलाल ओसवाल का नाम आपने सुना होगा। ये आपको कह रहे हैं कि हम आपका पैसा नैस्डैक में लगवा देंगे। कितने का है भाई ये? इसको अगर हम बाय करते हैं तो 120 रुपये का, 120 रुपये का, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी हैं क्या? अच्छा, बिरला का कुछ है, ओके। इनमें से कोई ज़रा एक चुनो जो भी आपको ठीक लगता है। मैं सारे लोड करता हूँ, ज़रा बताओ, ज़रा कुछ चुनो। बिरला है, ICICI है, SBI है, और टाटा निफ्टी है, ETF, ये सब ETF ही है। उसके बाद कोई चुनो, कोटक है, मोतीलाल है, बताओ बताओ, कोई भी बता दो जो आपको ठीक लगता है। और ये भी देख लो ज़रा, आपको ये भी आप देख लो कि किस में करना चाहते हो। मतलब ये जो ETF बना है ये किसके ऊपर बना है? निफ्टी 50 के ऊपर बना है। ये वाला एक सेक्टर के ऊपर बना है, निफ्टी ऑटो। ये निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। ये निफ्टी मिड कैप 150 जो बेस्ट स्टॉक्स हैं उनके बेसिस पर बना है। ये निफ्टी का 200 स्टॉक्स का जो 200 दिन का जो मोमेंटम है उसके बेसिस पर बना है। ये अगेन निफ्टी मिड कैप 50 के ऊपर बना है। ये निफ्टी 100 के ऐसे स्टॉक्स के ऊपर बना है जिनके अंदर वॉलिटिलिटी काफ़ी कम है, मतलब वो ज़्यादा नहीं, एकदम से नहीं बढ़ते, एकदम से नहीं गिरते, ये उसके ऊपर बना है। तो बताओ आप कौन सी बास्केट के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो? क्या सही लग रहा है आपको? अरे बोलो, तुम तो भाई ऐसे बैठे हो कि करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, सच में पैसा लगाने में बैठे हो अभी लाइफ, ऐसे डिसाइड कर रहे हो बैठ के। बोलो भाई। कोटक, ये वाला निफ्टी मिड कैप 50 150, 109 रुपये का है, ठीक है। लॉट साइज एक ही है, एक ही मिलेगा आपको ये। और इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो आप इसको, इन्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका कोटक। अब इसका चार्ट कुछ ऐसा सच ज़्यादा तो आपको समझ में नहीं आने वाला, यानी कि लॉन्ग टर्म के अंदर इसने ग्रोथ लगातार दी ना, कंसिस्टेंट दी है ना, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आओ, ETF इज सिमिलर टू म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पर एक बात बताओ, यानी कि ये वो कंपनीज हैं, आप तो पैसा नहीं लगा सकते ना अपना निफ्टी 50 के अंदर, पूरे का पूरे एक सेक्टर को तो बाय नहीं कर सकते आप ना, मैंने बोला ना अलाउ ही नहीं है। लेकिन इन कंपनियों को क्या अधिकार मिल रखा है? कहाँ गया अपना वो कोटक वाला? कोई भी मान लेते हैं, लोड करता हूँ, ये रहा, किसी को भी मान लेते हैं। ये निफ्टी IT के ऊपर, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, निफ्टी IT सेक्टर के ऊपर SBI को परमिशन मिल रखी है कि वो एक ऐसा ETF लॉन्च कर सकता है जो कि पूरे निफ्टी IT सेक्टर के ऊपर बेस्ड हो। SBI क्या करेगा यहाँ पर, मतलब वहाँ पर उन्होंने कुछ बंदे बिठा रखे होंगे प्रोफेशनल्स, वो अपने आप ही मतलब जो है एक बास्केट बना लेंगे निफ्टी IT के जो बेस्ट स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पर जो भी स्टॉक्स बेस्ट मोमेंटम पकड़ रहे होंगे उसके बेसिस पर आपको एक प्रकार का जैसे म्यूचुअल फंड होता है उसको बनाकर दे देंगे। यानी कि मतलब मान लो निफ्टी IT के अंदर 12 स्टॉक्स हैं, उन्होंने कहा 3 के मोमेंटम आने वाली है, तो उन्होंने 1 A B C इसको पकड़ा और इसके अंदर आपका पैसा लगा दिया, वो अपने हिसाब से मैनेज कर देंगे, ठीक है।
ETF is similar to mutual fund as it involves a basket of securities except that ETFs are brought and sold throughout the day on stock exchanges, जबकि म्यूचुअल फंड्स जो हैं दे आर ब्रॉट एंड सोल्ड बेस्ड ऑन देयर प्राइस एट डेज एंड। ETFs के जो शेयर प्राइस है दे फ्लक्चुएट थ्रू आउट द डे एंड ETF में कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जैसे उसके अंदर शेयर भी हो सकता है, डिबेंचर्स भी हो सकता है, बॉन्ड्स भी हो सकता है, इवन कमोडिटीज़ भी हो सकती है। क्या ऐसा है? देखते हैं। मैं गया ETF के ऊपर, हाँ यार बिल्कुल सही कह रहा है कि यहाँ पर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कमोडिटी सब कुछ हो सकता है। इंडेक्स है, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स हैं, कमोडिटी है यानी कि गोल्ड, ग्लोबल स्टॉक्स हैं और कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं। सही कह रहा है बिल्कुल ये, ठीक है। तो ETFs ऑफर लो एक्सपेंस रेशियो एंड लेस ब्रोकर कमीशन। क्या सच में ऐसा है? किसी भी अक्कड़ पक्कड़ बम्बे वो कुछ भी करके मैं ऐसे किसी को भी टिक कर देता हूँ। हाँ यार ये तो मिल रहा है 97 रुपीज़ का, 1000 रुपये का, 19 रुपये का, 32 रुपये का। डेट वाले कितने की मिल रही है? डिबेंचर्स और ये डेट कह रहा हूँ, सॉरी डिबेंचर्स और ये बॉन्ड 52 रुपीज़, 216 रुपये, 217। गोल्ड वाले जो मेरा पैसा अच्छा खासा गोल्ड में लगवा दें 50 रुपये, 52 रुपीज़, 5390 रुपये, 49 रुपीज़, 5240 रुपये, 50 रुपये। और ग्लोबली नेस्डेक की 50 बेस्ट कंपनीज के अंदर ये मेरा पैसा लगवाने को तैयार है, ये मोतीलाल वाला 53 रुपीज़ में। तो ये कह रहा है दे ऑफर लो एक्सपेंस रेशियो, खर्चा बहुत कम करना पड़ रहा है, ब्रोकर कमीशन भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअली बाइंग के स्टॉक्स। भाई सुबह दिखाया था ना मैंने, नेस्डेक के अंदर बाय करने जाएंगे, एप्पल और मेटा के, फेसबुक के कितने के शेयर पड़े हुए हैं, वो 16 हज़ार 55 हज़ार के, देखा था। यहाँ पर पूरा इंडेक्स के अंदर बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक सिलेक्ट करके दे रहा है मुझे ये प्लेटफॉर्म। सिर्फ कितने रुपए मांग रहा है एक क्वांटिटी के? 53। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए, मान लो मैं 10 ले लेता हूँ, होल्ड करके बैठ जाता हूँ। यहाँ पर कोई एक्सपायरी दिख रही है मुझे? कोई दिख रही है एक्सपायरी? नहीं ना। अब 1 साल का रिटर्न ये मुझे कितना निकाल के दे देंगे? 2.86%। ये मोतीलाल ओएस कितना निकाल के दे रहा है? 16%। गोल्ड में बेस्ट में देखूं 1 साल के अंदर रिटर्न किसका मिल रहा है मुझे? यहाँ पर सबका 11 ही आसपास है। और ठीक है, डेट में, डिबेंचर्स में और इसमें 7.6 इंडेक्स के अंदर ये सही लग रहा है मुझे। 36% रिटर्न 1 साल के अंदर, 35% रिटर्न कितने का है? 47 रुपीज़ का, 36% रिटर्न 1 साल के अंदर। तो एग्जांपल्स ऑफ ETF इंक्लूड बॉन्ड ETF, इंडस्ट्री ETF, कमोडिटी ETF, करेंसी ETF, गोल्ड ETF। कौन गया ETF? ये रहा। इंडेक्स, डिबेंचर, बॉन्ड, गोल्ड, ग्लोबल, अदर्स, ये चीज़ है वो बोल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंटली हैज़ 2 ETFs, CPSE ETF एंड भारत 22 ETF। भारत अच्छा है ये, चलो आज मुझे पता लगा, आपको भी पता लगा कि मतलब मैं आपकी क्यूरियोसिटी को इन्वोक करने के लिए कह रहा हूँ कि जब भी पढ़ा करो तो ऐसे देखा करो कि अच्छा आज आपको ये पता लगा कि भारत 22 ETF जो है ये सरकार का है, जो ये सबसे ऊपर यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है। और कितने का ये 1 साल के अंदर रिटर्न कितना दे रहा है? 36%। वेरी गुड। कितने का है? 69 रुपीज़ का, ठीक है। तो CPSE ETF कंप्राइजेज शेयर्स ऑफ 11 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। भारत 22 ETF के अंदर शेयर्स हैं 16 तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के, 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, 3 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के। कितने हो गए? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। कोई भी जो एक नया डिबेंचर ETF जो आता है, इट इज़ मतलब जनरली वो बजट के अंदर अनाउंस होता है हर साल, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और वो कह रहा है कि
एक नया डेट ETF जो है वो बजट में अनाउंस कर गया था। इस फालतू बैट को छोड़ो, हमेशा वो बजट के अंदर ही अनाउंस करती है सरकार। भारत 22 तो मिल गया, और ये जो CPSE कह रहा था कि 11 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से मिलकर बना है, तो CPSE गिरा, CPSE ये निफ्टी CPSE के ऊपर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और ये भारत 22 इंडेक्स। ऐसा कोई इंडेक्स वैसे होता नहीं है, मतलब इंडेक्स इन द सेंस के इंडेक्स तो होता है लेकिन कोई चार्ट नहीं होता इसका एज सच। आप पूरे इंडेक्स को वैसे बाय नहीं कर सकते हो ना, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी तो होता है कि नहीं, ये सरकार के बनाए गए हैं। और क्या ये CPSE भी अच्छा रिटर्न दे रहा है? जी हाँ, यही दोनों यहाँ पर सबसे बेस्ट लग रहे हैं मुझे। 35% रिटर्न ये दे रहा है, और तो कोई दे ही नहीं रहा इतना, और 36% रिटर्न ये भारत 22 वाला दे रहा है। यानी कि आज हमें नितिन सिंघानिया ने मदद कर दी कि कल को अगर हमें ETF के अंदर 500, 1000 रुपये, 10,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करने हो, ये बढ़िया चीज़ है। एक साल के अंदर एक साल के लिए पैसा डाल के भूल जाओ और ये खुद मैनेज कर लेंगे। इसको बाय कर लो जितना आपके पास पैसा हो। 70 रुपये का हो गया देखो बात करते करते। और ये है आपका ये CPSE ना, हाँ ये कितने का है? ये 47 रुपीज़ का है। समझ में आ रही है चीज़ें? बताओ, सर के ऊपर से तो नहीं उठ रहा है? पक्का? श्रेया और अच्छे से आएंगी, रात को सोने से पहले आधा घंटा ट्रेडिंग करा करो मेरे साथ। क्यों सर? ओके। म्यूचुअल फंड और ETF में फ़र्क क्या होता है? म्यूचुअल फंड जो है, अरे जब मुझे शुरू में ना पता नहीं था एक्चुअली इसके बारे में ना, मुझे शुरू में शायद ना इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मतलब शुरू में कुछ ना क्लासेस ली थी ना कुछ, मतलब तो मैंने ETF परचेज़ कर लिया, किसी ने बताया कि भाई अच्छी चीज़ होती है। अब मुझे क्या पता था 1 साल तक के लिए वेट करना पड़ता है। उस पर प्रॉफिट शो हुआ 20 रुपये, मैंने कट कर दिया उसे। साल के एंड में वो गया, अब मुझे नहीं पता कौन सा बाय करा था मैंने, लेकिन 20 रुपये से प्रॉफिट शो कर पाएगा, कुछ तो आ रहा है। मैंने कट कर दिया, वो साल के एंड में गया 12,000 रुपये के तक। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एक क्वांटिटी बाय करी थी मैंने 50 रुपये लगाकर, मेरे पास इतने आ गए थे, मैंने कुछ लिए थे मतलब 22-28 हज़ार रुपये के। सेफ होता है ना, क्योंकि ये डालना, मतलब किसी ने बोला था, किसी के बोलने पे करे थे, मतलब मैंने 20 रुपये बढ़ा, मैंने कट कर दी पूरी से। तो म्यूचुअल फंड्स कैन बी परचेज ओनली एट द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग डे बेस्ड ऑन द कैलकुलेटेड प्राइस। ETFs कैन बी ट्रेडेड लाइक स्टॉक्स थ्रू आउट द डे ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। अभी 1:45 बज रहा है, 1:45 हो रहा है, ठीक है, और 3:30 बजे तक मार्केट खुली रहती है। तो यहाँ पर ETFs के अंदर अभी हम कहाँ गए, इधर, ये सारे इसके रेट देखो चेंज हो रहे हैं आपके सामने, देखो रेट्स हल्के हल्के थोड़ी देर में चेंज होंगे। इसके अंदर बहुत कम फ्लक्चुएशंस होती है एज़ कम्पेयर टू आपका स्टॉक्स होते हैं, जो भी होते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा इंडेक्स है और ये 1 साल के अंदर आपको रिटर्न देगा, ठीक है। हाँ, मैं आपको बता ही रहा था कि म्यूचुअल फंड तो देखो जब दिन ये खत्म हो जाएगा 3:30 बजे के आसपास, तो यहाँ पर जो भी म्यूचुअल फंड्स होंगे फिर वो आ जाएंगे, आप उनको खरीद सकते हो। लेकिन ETF तो अभी आप रनिंग में भी खरीद सकते हो। मैं इसमें यहाँ पर जाऊँ, आ तो रहा है बाय का निशान, ये बाय करके मैं इसको ये देख रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इसको कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स टिपिकली कम विद अ हायर मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट एन ETF। इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ ETF इज लो एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स। काफ़ी कम है ना, काफ़ी सस्ते थे ना म्यूचुअल फंड, लेकिन थोड़े से आपको महंगी पड़ते हैं। मतलब वहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है कम्पेयर टू ETF। ETF के अंदर आपको क्या दिख रहा है, 5,000 रुपये वाले ऑप्शन भी हैं, 50 रुपये वाले ऑप्शन भी हैं, 19 रुपये वाला ऑप्शन भी देखा हमने। म्यूचुअल फंड्स आर एक्टिवली मैनेज, दस हायर फीस एंड हायर एक्सपेंस रेशियोज आर इन्वॉल्व, जबकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर पैसिवली मैनेज्ड। पैसिवली मैनेज क्यों, जब आपको पता ही है, क्योंकि 1 साल के अंदर जब आपको रिटर्न मिलना है, यहाँ पर मतलब लिखा ही हुआ है यहाँ पर। तो पैसिवली मैनेज मतलब क्या, यहाँ पर जो टीम भी होती है, कुछ भी होती है, वो ज़्यादा एक बार आपका पैसा लगाने के बाद फिर वो ज़्यादा इनको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब जैसे यहाँ पर ये देखो, ये सरकार है, आप सरकार के उसमें ये अगर यहाँ पर पैसा ये लगा रहे हो और 1 साल के अंदर इसने जो रिटर्न दिया था पिछले साल, अगर इसे कम भी देते, बुरी से बुरी हालत भी हो जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि 16% तो रिटर्न देगा कि नहीं देगा, कम से कम 10% तो देगा, 5% तो देगा कम से कम, ठीक है। अब सरकारी ये दोनों चीज़ें हैं, CPSE और भारत 22 ETF। तो
यहाँ पर 35% रिटर्न मिला लोगों को एक साल के अंदर और 36% रिटर्न मिला यहाँ पर। तो ये चीज़ें सरकार को हेल्प करती हैं जब हम यहाँ पर पैसा लगाएंगे कि उनकी मदद हो जाती है इन टर्म्स ऑफ उनको पैसा मिल जाता है बड़े सारे चीज़ों के लिए, कामों के लिए, और हमको एक साल शांति से बैठने के लिए एक फिक्स रिटर्न मिल जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।